भारत माता की। सौदान जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से, बहनों से निवेदन है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारी मंडी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन कंगना रनौत जी मंच पर पधारने वाले हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि स्टैंडिंग ओवेशन देकर के, खड़े होकर के हम उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम। हमारी सांसद कैसी हो, हमारी सांसद कैसी हो। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारी सांसद कैसी हो, हमारी सांसद कैसी हो। ये मंडी की सांसद कैसी हो, ये मंडी की सांसद कैसी हो। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। जयराम जी को जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। बिंदल जी को जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम। हमारी सांसद कैसी हो, हमारी सांसद कैसी हो, हमारी सांसद कैसी हो। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है,
स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से, सभी बहनों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपने प्रदेश के महबूब नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी से और प्रदेश के हमारे जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय बिंदल जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मफलर, टोपी और पुष्प कुछ दे करके स्वागत करें। आदरणीय जयराम ठाकुर जी और आदरणीय बिंदल जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूं आदरणीय जयराम ठाकुर जी से, आदरणीय बिंदल जी से और यहां हमारे नाचन विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद जी से, हमारे यहाँ के स्थानीय बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिष्ठित हमारे देव कमरूनाग की प्रतिमा और तलवार भेंट करके एक बार फिर से इनका अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंडी और सुंदरनगर दोनों जिलों के हमारे मंडल के अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः बड़ी माला के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे अन्य सभी प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस जनसभा के अगली कार्यवाही में मैं अपने प्रदेश के जुझारू, कर्मठ और प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपने मंडी लोकसभा क्षेत्र के दूर दराज से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का, बहनों का आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय बिंदल जी। आज हमारा परम सौभाग्य है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल के सपूत माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी मंडी की इस पवित्र धरा के ऊपर पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 1 मिनट के लिए ताली बजती रहनी चाहिए, 1 मिनट के लिए ताली बजती रहनी चाहिए। भारत माता की, नड्डा जी को जय श्री राम। हमारे मध्य विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री सौदान सिंह जी। एक बार तालियों के साथ माननीय सौदान सिंह जी का अभिनंदन अवश्य करें। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, जनप्रिय नेता और नेता प्रतिपक्ष के नाते
वर्तमान सरकार की नींद उड़ाने वाले ऐसे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मंडी संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और अभी अभी मंच संचालक की भूमिका में आदरणीय श्री बिहारी लाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर सिकंदर जी, हमारी इस लोकसभा सीट से लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री कंगना रनौत जी, जरा तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करें। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे अनेक बार श्री अनिल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के संयोजक की भूमिका के अंदर श्री और इंदर सिंह गांधी जी, पार्टी के इस पार्लियामेंट के सह प्रभारी, और इस जो ये योजना आज की रैली हुई है, नाचन विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी, आदरणीय श्री रजत जी, आदर के योग्य मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और इस मैदान में हजारों की संख्या में दूर दराज से आए हुए आप सब आदर के योग्य भाइयों बहनों, आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन। आप सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनने के लिए आए। एक बार फिर से मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, 1 जून को चुनाव होना है। माननीय नड्डा जी का निर्देश, मार्गदर्शन हमको मिलेगा, पर हम सब लोग मंडी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता पिछले 2 महीने से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के अनेक अभियानों को लेकर के चले। हमारे युवा मोर्चा के तिलक राज जी, बाकी सब महिला मोर्चा के सब लोग मंच पर विराजमान हैं। आप सब लोगों ने लगातार मोर्चों के कार्यक्रम किए, लगातार पार्टी के कार्यक्रम किए, पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन किए। ये सब इसलिए किए हैं कि 1 जून को एक एक वोट श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर डले। इसके लिए हम आप सब लोगों ने मेहनत की है। हमारे लिए नितांत आवश्यक है, कल 9 तारीख से हर घर अभियान, घर घर चलो अभियान ये पार्टी हिमाचल प्रदेश में शुरू कर रही। हमने बहुत सारी मीटिंगें की हैं और उसकी परिणति हर घर अभियान के रूप में होनी चाहिए। आज हम यहां से संकल्प लेकर के जाना चाहते हैं। हम घर जाएंगे, कल 9 तारीख है। हम सब लोग अपने अपनी वोटर लिस्ट को लेकर के हर घर में जाएंगे, एक स्टिकर लगाएंगे, एक हैंडबिल देंगे, कार्यकर्ता के घर में झंडा चढ़ाएंगे, मोदी जी के 10 साल की उपलब्धियां उनको गिनाएंगे, 5 साल की श्री जयराम ठाकुर जी की बीजेपी की सरकार की उपलब्धियां गिराएंगे और सुश्री कंगना जी के लिए हम सब लोग वोट मांगेंगे। ये हमको निर्धारित करना है। साथियों, 2 मिनट है मेरे पास, जरा तुलना करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में थी,
मुख्यमंत्री जी जब आपके गांव में आते थे तो अनेक अनेक घोषणाएं होती थी। कभी स्कूल मिलता था, कभी कॉलेज मिलता था, कभी अस्पताल मिलता था। और आज की सरकार में जब मुख्यमंत्री आपके इलाके में आते हैं तो कभी पीएचसी चली जाती है, कभी अस्पताल चला जाता है, कभी कॉलेज चला जाता है, कभी स्कूल चला जाता है। और जब जब मुख्यमंत्री आते हैं तब तक संस्थान चले जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी दे करके क्या जाते हैं? मुख्यमंत्री जी दे करके क्या जाते हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं। एक मंच पर जाते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को काला नाग बोलते हैं। दूसरे मंच पर जाते हैं तो बोलते हैं भेड़ बकरियां हैं। और तीसरे मंच पर जाते हैं तो बरसाती मेंढक बोलते हैं। और चौथे मंच पर जाते हैं तो मकड़ झंडू बोलते हैं। मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने पूछा आपके मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? बोले कॉमेडियन तो नहीं है, पर सच्ची बात है, जनता को मिला कुछ नहीं, सुख की सरकार नहीं, दुख की सरकार है। ऐसी सरकार बदलनी है, ऐसी सरकार बदलनी है। अरे दम से बोलो जे बदलनी है तो ऐसी सरकार बदलनी है। अगर बदलनी है तो संकल्प करो, 1 जून को हम सब लोग प्रातः काल 7 बजे लाइनें लगा देंगे, कमल का बटन दबाएंगे, मोदी जी के नाम पर हम घर घर जाएंगे और सुश्री कंगना जी को भारी मतों से जिताकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मुट्ठी बंद करिए, हाथ ऊपर करिए, कैमरे आपको देख रहे हैं, नारा लगाइए फिर एक बार। वो किनारे वाले हाथ नहीं खोलना, मुट्ठी बंद करना, कटा हुआ हाथ नहीं चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आखिरी चांस है, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। स्वागत है नड्डा जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। धन्यवाद। हमारी सांसद कैसी हो? हमारी सांसद कैसी हो? हमारी सांसद कैसी हो? कंगना जी को जय श्री राम। मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन कंगना रनौत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप मंच पर आएं और हम सभी को संबोधित करें। बहन कंगना जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस भारी चुनावी सभा में मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करती हूं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर क्षेत्र प्रभारी श्री सौदान सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रवासी प्रभारी श्री अजय टमटा जी,
मंडी लोकसभा चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री बिहारी लाल शर्मा जी, स्थानीय विधायक श्री विनोद जी, सभी सम्मानित विधायक गण एवं पूर्व विधायक गण, पदाधिकारी गण एवं पार्टी के सभी कार्यकर्ता, इस सभा स्थली में उपस्थित समस्त जनता का मैं अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। दोस्तों, पिछले 10 साल में हमारे भारतवर्ष ने जो देखा है, जो हमारा अनुभव रहा है, वो निश्चय ही अभूतपूर्व है, अतुलनीय है, आसान नहीं है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना, और उस वक्त जब आप जानते हैं कि पूरे विश्व में क्षेत्रीय युद्ध हो रहे हैं और सामान्य नागरिक भी ये जानता है कि ऐसी परिस्थिति में जो ईंधन है वो भी महंगा हो जाता है, खाद्य पदार्थ, हर तरह की महंगाई जो है पूरे विश्व में हो जाती है। दोस्तों, उससे हम बचते बचाते आए तो आप जानते हैं कि इस पिछले 5 साल में एक वैश्विक महामारी की चपेट में सारा विश्व आ गया, जिससे न जाने कितनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई। लेकिन हमारे भारत में जो हमने देखा, पूरा विश्व हैरान है, अद्भुत है, इसे एक चमत्कार मानता है। हमने एक ऐसा नेतृत्व देखा जिसके साहस ने, जिसकी ऊर्जा ने, जिसके नेतृत्व ने सारे विश्व में भारत की एक विश्व गुरु की छवि बनाई। दोस्तों, जहां एक वक्त था हमारा भारत कूड़ा करकट, गंदगी, खुली शौच आऊं भी तुहां जो पता सरका घाटा दे कने हर वक्त भी बड़ भारी खड्डाइयां बाटाइयां 2014 ते पहले हरी सभी खड्डा बाटा जो तुहां जो पता शौच ही शौच दुस्सा थी। मगर आप आज देखिए, मैं भरमौर से लेकर रामपुर, मैं पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से लेकर अपनी उन खड्डों का अब जब दौरा करती हूं तो मुझे एक ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा मिलता है कि जैसे पुरानी वो बातें बिल्कुल मैं भूल गई हूं। क्या अभी हम सोच सकते थे जिस भारत को लोग गंदगी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, पूरा विश्व सोचता था कि इतना गरीब देश है, यहां हम इनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, हम इन लोगों के खान पान रहन सहन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये लोग गरीब हैं, लेकिन इनके नेताओं के पास भ्रष्टाचार करने के लिए कई लाख करोड़ के घोटाले, कई हजार करोड़ के घोटाले, 2G घोटाले, कोयले घोटाले, चारा घोटाले, ना जाने कितने तरह के घोटाले, जहां सोच नहीं सकते वैसे वैसे घोटाले कहां से होते हैं। निश्चय ही ये भी एक मजाक के पात्र हम पूरे विश्व में बनकर रह गए थे कि ना कि ये सिर्फ एक गरीब देश है, ये एक भ्रष्ट नेताओं का भी देश है। ऐसी गरीब और ऐसी परिस्थितियों में ये आप लोगों की चेतना की चिंगारी थी, ये आप लोगों के कष्ट और दुख से निकली हुई आह थी, जो इस भारत में जहां पर कांग्रेस का कीचड़ फैला हुआ था वहां पर एक कमल खिला। दोस्तों, महिलाओं को 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज, आयुष्मान भारत के द्वारा सब बुजुर्गों को 5 लाख तक की राशि का मुफ्त इलाज, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14 करोड़ फैमिलीज को पानी, 2000 से ज्यादा गांव को बिजली, न जाने ऐसे कितने काम जो कि आजादी के तुरंत बाद किए जाने चाहिए थे, लेकिन हमें 60 साल लग गए और एक तरह की क्रांति आई इस देश में, एक सनातनी क्रांति आई और जिसने इन कांग्रेसियों का जो है पूरी तरह से जड़ निकाल दी इस देश से। दोस्तों, आज वो मौका है जब सारा विश्व चाहे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं, चरमरा गई हैं, लेकिन भारत की
अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर हुआ करती थी अब 5वें नंबर पर आई है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कहता है कि इन अगले 5 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तीसरी अर्थव्यवस्था होने का मतलब आप जानते हैं, अमेरिका, चाइना और भारत एक विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनकर निकल के आना। ये बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है इस चीज से। तो आप कतई कांग्रेस को कमजोर मत समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि ये अंग्रेजों का बचा खुशा अंश है और अब पूरी तरह से पूरे भारत ने इसे नकार दिया है तो ये खत्म ही है। आप ये समझिए कि न जाने कितनी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चाहे सोरोस हो चाहे चाइना, इस कांग्रेस को मजबूत कर रही है। न जाने कितने अरबों करोड़ों इसे दिया जा रहा है और हमारे देश में अस्थिरता लाने के लिए कितनी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की जा रही है। दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि कांग्रेस सिर्फ एक बची खुची जो है अंग्रेजों का अवशेष है, ऐसा कतई मत सोचिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसके जो संस्कार और संस्कृति है वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे जो नेतागण हैं, हमारे नड्डा जी जिन्होंने आज आकर हमें यहां बहुत ही उत्साहित और प्रोत्साहित किया है, आप सब जानते हैं एक सामान्य परिवार से आते हैं। जैसे कि मोदी जी एक सामान्य परिवार से आते हैं, वो बहुत ही संघर्ष कर इन्होंने ये पद प्राप्त किया है। कोई राजा रजवाड़ा से या किसी पारिवारिक विरासत से इन्हें पद नहीं मिला। और अब हम सब जानते हैं, जब इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब सम्मान मिला था तो पूरे विश्व में हिमाचल का नाम क्या रोशन हुआ। और जब इन्होंने अपने कार्यकाल संभाले तो हिमाचल में एम्स से लेकर अटल टनल, न जाने कितने वैश्विक स्तर के इन्होंने यहाँ पे योजनाएं लाई। आज अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे हम स्पेस रिसर्च की बात करते हैं, आज भारत जो है विश्व में सबसे विकसित देशों से कंधा मिलाकर चल रहा है, क्योंकि हमारा नारा है कि हम अपनी जेब नहीं भरते, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। मुझे कहते हैं ये तो हीरोइन है, हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है। मुझे कहते हैं कि ये अपवित्र है। मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं। मैं अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करके नहीं, अपनी योग्यता से अपनी जिंदगी में हर मुकाम पाया है। और शायद यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि ये बेटी भी हमारे उन सामान्य गरीब परिवार से आती है और ये निश्चय ही गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगा देगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने और हमारे सभी नेतृत्व ने लगाया है। हम राजा रजवाड़ों के परिवारों से नहीं आते हैं, हमने गरीबी पुस्तकों में नहीं पढ़ी है। दोस्तों, ये 2024 का चुनाव हमें एक मुंहतोड़ जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को। ना कि सिर्फ महिलाओं का, ये सेना बलों का भी अपमान करते हैं। ये कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने तो नहीं देखी। अरे क्या तुमको वहां लेके जाए क्या? हमारे सैनिकों को कहते हैं कि ये कायर है, ये गलवान वैली में मार खा के आए हैं। क्या मनोदशा होती होगी उस माता की, क्योंकि आप जानते हैं ये तो वीर भूमि है, हिमाचल वीर भूमि है, जिसने अपना बेटा देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए उसकी आहुति दी है। क्या उसकी मनोव्यथा होती होगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की यही उसके रिवाज है, यही उनकी नीतियां हैं। इनके वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि ये बेकार और निठल्ले गरीब अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये मोबाइल क्या यूज करेंगे। आज इनको शर्म आती है जो विश्व में मैक्सिमम डिजिटाइजेशन हमारे भारत में होती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हमारे भारत में यूपीआई के सक्सेस से इनकी नाक कटनी चाहिए, लेकिन नहीं कटती है, क्योंकि बेशर्म लोगों की नाक नहीं कटती, वो लोग ढीठ होते हैं। और इसी का नजारा हमने कल देखा। इनके एक अंकल हैं, सैम अंकल, जो शहजादे साहब के बहुत ही प्रिय हैं, उनके मेंटोर हैं, उनके गुरु हैं। कल उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की ये नीति रही है कि भारत और भारतीयों का, महिलाओं का, किसानों का, सैनिकों का हमेशा अपमान करते हैं,
कल उन्होंने हमारे सब भारतवासियों को जैसे कि गाली दी हो। उन्होंने कहा कि जो काले लगने वाले भारतवासी हैं वो अफ्रीकन की तरह लगते हैं, जिनकी बादामी आंखें होती हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं, और ऊपर जो नॉर्थ से आते हैं वो गोरों की तरह लगते हैं, और जो गुजराती या महाराष्ट्री बेल्ट से आते हैं वो तो अरब देशों के लोगों की तरह लगते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये घटिया और नीच सोच की क्या आधार है? हमारे देश में चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, श्याम वर्ण के थे, उन्हें श्याम कहा जाता था, जिसका मतलब है कि जैसे काले रंग से भी जो काला रंग होता है उसे श्याम कहते हैं। और हमारे घर में आज भी कोई बच्चा पैदा होता है जिसका रंग काला होता है, उसका नाम श्याम रखा जाता है। हम अपने पूर्वजों की तरह लगते थे। द्रौपदी का रंग काला था, इसीलिए कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और वो भी उसे कृष्णा ही कहते थे। हम अफ्रीकन की तरह नहीं लगते, हम अपने पूर्वजों की तरह लगते हैं। जब अर्जुन मणिपुर गए थे तो उन्होंने वहां एक हिंदू राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम था चित्रांगदा। तो क्या उन्होंने किसी चाइनीज से शादी की थी? कहां से आती हैं उनके दिमाग में ये बातें? सारा दिन इटालियन लोगों के साथ घूमकर इटालियन बोलते हैं, शायद उनका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी इटालियन होंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश सैम अंकल ना करे। ये जो टुकड़ा सोच है ये भी कांग्रेस की ही सोच है दोस्तों। उन्होंने कभी इस देश को अखंडता से देखा ही नहीं, हमेशा टुकड़ों में ही देखा है। और शायद इसीलिए ये जो कांग्रेस सरकार है ये टुकड़े गैंग की एक सरकार बन चुकी है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो त्यागियों की, तपस्वियों की और योगियों की पार्टी है, जहां पे हर इंसान जो है वो लोग कर्मठता से लोगों की सेवा में लगा हुआ है और अपनी योग्यता से उसने वो स्थान ग्रहण किया हुआ है। और दूसरी तरफ ये भ्रष्टियों की और भ्रष्टाचारियों की और भोगियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की माताओं को सम्मान नहीं देते हैं। नेहरू जी ने एक बार लाल किले से कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि देश तो आजाद हो गया है, अब यहां पर इतनी गरीबी क्यों है, तो उन्होंने कहा था ये देश के जो लोग हैं ये सारे निकम्मे हैं और बेकार है, यहां की गरीबी कभी नहीं जा सकती। क्या मनोदशा होगी हमारे देश की जब प्रधानमंत्री लाल किले से ऐसी नकारात्मक और नीच बातें करते हैं? क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों? हमारी किसान बहनें, किसान भाई, मजदूर बहनें, मजदूर, क्या उनको लगा होगा जो इतनी स्वतंत्रता से न जाने सैकड़ों साल की मुगलों की और अंग्रेजों की सेवा करके निकले हुए हैं, गुलामी सहन करके निकले हुए हैं, उन्हें इस तरह की कड़वी लगने वाली बातें नेहरू कहा करते थे। ना इन्होंने कभी हमारे सैनिकों को इज्जत दी। और आज राहुल गांधी जब भाषण देने लगते हैं तो कहते हैं कि गरीबी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे ही आप अपना दिमाग की सोच चेंज करेंगे आपकी गरीबी बदल जाएगी। गरीबी वास्तविकता में होती ही नहीं है, ये सिर्फ एक मन का वहम होती है। इस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हैं। एक बार मैरी एंटोनियट ने ऐसा कहा था फ्रांस में, उन्होंने कहा था कि जब किसानों ने उनसे पूछा था कि हमारे पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा था रोटी नहीं खा सकते तो केक खा लो, चपाती नहीं खा सकते तो मिठाई खा लो, जिसके कारण लोगों ने उनके महल पर आक्रमण कर दिया था और उनको मार पीट कर महल से निकाल दिया था। यही मेरे दोस्तों ने 2014 में किया हुआ है। और फिर से ये वक्त आया है कि जो कांग्रेस की दीमक है, इसको जितनी भी बची खुची है हम अपने भारत से निकाल दे दोस्तों, और यहाँ पे हम संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की जो है स्थापना करें। आज हमारे मार्गदर्शक और परम पूजनीय नड्डा जी हमारा मार्गदर्शन करने यहाँ आए हैं, और मुझे पता है आप सब लोग भी उनसे मार्गदर्शन चाहेंगे, खासकर मैं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही नई दुनिया है। निश्चय ही मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, निश्चय ही मैं एक देशभक्त हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने अधिकतर राष्ट्रवाद की, महिला सशक्तिकरण की, देशभक्ति की ही फिल्में की हैं, लेकिन फिर भी
मुझ पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी है। मुझे लगता है कि इन लोगों का ये सम्मान है मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा विश्वास है जो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन नड्डा जी के मार्गदर्शन के बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो मैं निश्चय ही चाहूंगी कि वो हम सबका और आपका, क्योंकि आपके सहयोग के बिना भी ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। भाई बहनों, तो अब हम नड्डा जी को भी सुनेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे। मेरे साथ एक दो नारे करेंगे और 400 पार का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो हम पूरा करेंगे, और हिमाचल से 4 की 4 सीटें हम उन्हें देंगे जिन मोदी जी ने अपना सारा जीवन इस देश के लिए खपा दिया है, जो अपने जेब में एक पैसा नहीं रखते, जो दिन में एक वक्त का खाना खाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, जिनके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। ऐसे तपस्वी, ऐसे महान युग पुरुष मोदी जी के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए खपाया है, ये आने वाला 1 महीना हम पूर्ण रूप से उनको दे देंगे। अब की बार जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कंगना जी। मैं अपने प्रदेश के महबूब नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय जयराम ठाकुर जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस बहुत ही जोश भरे कार्यक्रम में, और मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की ये पहली शुरुआत है जनसभा के रूप में, और इस जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सब की ओर से आपका यहाँ पहुँचने पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी की इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत जी, जिनका आपने अभी संबोधन सुना, हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद भाई सिकंदर जी, हमारी मदद करने के लिए उत्तराखंड से आए पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद जो 4थी बार सांसद बनने जा रहे हैं, ऐसे हमारे अजय टमटा जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रभारी भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी, पार्टी के महामंत्री बिहारी लाल शर्मा जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री अनिल शर्मा जी, माननीय विधायक जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है भाई विनोद कुमार जी, माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी, माननीय विधायक श्री इंद्र गांधी जी, प्रकाश राणा जी, दीप कुमार जी, दलीप ठाकुर जी, लोकेंद्र जी, पूर्ण जी, बहुत नाम है और विधायक भी बहुत हैं। जिला के अध्यक्ष पायल जी, हीरालाल जी, अजय राणा जी, पायल वैद्य जी और यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, हम सब लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का संबोधन सुनना है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा। हम आपसे मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं।
आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज के इस कार्यक्रम के लिए, जहां पूरे देश भर में चुनाव हो रहा है, उसमें से व्यस्त समय में से समय निकाल करके हम मंडी वालों के लिए आज ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को, मंडी चल पड़ा है, सही दिशा में चल पड़ा है। पिछली जो कमी रही है उस कमी को दूर करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और अब की बार मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को दिल्ली संसद में भेज करके ही दम लेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने मंडी सीट के लिए कंगना जी के नाम की घोषणा की, कुछ लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां करने की कोशिश की। कांग्रेस के एक नेत्री ने मंडी के बारे में टिप्पणी की और मंडी की तुलना ऐसी चीजों के साथ करने की कोशिश की जिससे मंडी के लोगों ने जलालत अनुभव की, बेइज्जती महसूस की। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के किसी नेता ने प्रदेश की ओर से उनकी बातों को रोकने की कोशिश नहीं की, उसका जवाब देने की कोशिश नहीं की। और मैं उनको कहना चाह रहा हूं, ये मंडी वो मंडी नहीं है जो कांग्रेस की दृष्टिकोण में है। ये मंडी वो मंडी है जो मांडव ऋषि की धरती है, मांडव ऋषि की तपस्थली है। मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है। यह इतिहास मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को मालूम नहीं है। और जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करके मंडी का अपमान करने की कोशिश की है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अब की बार ये भुगतना पड़ेगा। मंडी का अपमान सहन नहीं करेंगे मंडी के लोग, इस बात को बड़ा साफ कहना चाहते हैं। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में 15 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के बारे में डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने ठीक कहा, काम करने की आदत नहीं और काम बंद करने की आदत पड़ गई है। 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर डाले और जिसको वो उपलब्धि मानते हैं अपनी। और मंडी में हमने यूनिवर्सिटी दी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी हमने मंडी में खोली, जहां 130 डिग्री कॉलेज मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। कांग्रेस ने बंद करने की कोशिश की और बंद करने के लिए जब उनको लगा कठिन काम होगा तो उस यूनिवर्सिटी का साइज छोटा करके उसमें से कॉलेज निकाल करके 46 कॉलेज पर रखे। पिछले 1 साल से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। यह परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की मंडी के साथ की। और शायद उनको यह लगता है कि मंडी एक ऐसी मंडी है जहां से कांग्रेस के विधायक नहीं जीत पाया। एक जीत गए, गलती से जीत गए, जैसे कैसे थोड़े वोटों से जीत गए, इसलिए मंडी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। मंडी का शिव धाम 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज खंडहर बन गया। वो 15 महीने से उसका काम रोक करके रखा है। आज मंडी की जनता पूछेगी कि क्या हुआ उस शिवधाम का, जिस शिवधाम के माध्यम से मंडी की भावनाएं जुड़ी थी। ये मंडी छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। मंडी का हमारा एयरपोर्ट, जिसके लिए 2 बजट में हमने 2 वर्षों में हमने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा। कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले वो 1000 करोड़ रुपए वापिस लेकर के दूसरे खर्चों में डाल दिया और मंडी का हमारा एयरपोर्ट का काम जो है जहां था वहीं का वहीं छोड़ दिया। बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते, मैं समझता हूं उनमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और विचित्र बात तो भाई और बहनों ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये मंडी में शासन करने का अधिकार, मंडी का सांसद बनने का अधिकार सिर्फ एक
एक परिवार को है। मैं व्यक्ति के नाते किसी का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। आज हमारी कंगना जी से पूछ रहे हैं, जो पार्टी की प्रत्याशी है, आपने मंडी के लिए क्या किया? अरे आपका परिवार तो 8 बार यहां से सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपका योगदान क्या रहा? ये मंडी पूछती है। अब तीसरी पीढ़ी को ला करके हमारे सामने इस प्रकार से आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि ये मंडी ऐसी मंडी है कि जहां उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। और कंगना जी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणियां करने की कोशिश की, कंगना जी एक ऐसे परिवार से जिन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़ करके काम किया और फिल्म जगत में हिमाचल जैसे प्रदेश, छोटे से प्रदेश का नाम रोशन किया। शायद संघर्ष का महत्व उनके लिए कोई नहीं होता है। पद्मश्री अवार्ड के साथ इनको सम्मानित किया गया है। कहने के लिए कहते हैं हमारी बहन जैसी है, बड़ी बहन जैसी है, लेकिन बहन के प्रति भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह भी उनको समझना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सारी चीजें समझ आ जाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से चारों सीटें 2014 में जीती थी, चारों सीटों पर हमने जीत 2019 में जीत हासिल की थी और 24 में भी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और कंगना जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके जाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है भाइयों बहनों के, हम देश में ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ भारत की ओर एक नजर से देख रहा है पूरा विश्व। भारत सम्मान के साथ खड़ा हुआ है और ये श्रेय जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके नेतृत्व को और मजबूत करने की आवश्यकता है। एक दशक उनके नेतृत्व में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है और अब पूरे देश भर में एक ही बात आते हैं कि चुनाव अभी हो रहा है, चुनाव में वोट पड़ने वाले हैं, परिणाम अभी निकलेगा, लेकिन देश तय करके बैठा है कि आएंगे तो मोदी ही। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा नेतृत्व जो चुनाव से पहले दिन के बारे में पूरे देश ने तय कर दिया कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए। मजबूत नेतृत्व इस देश की आवश्यकता आज भी है। इसलिए एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है ये काम तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे। सम्मान का विषय हमारे लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जगत प्रकाश नड्डा जी इस पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ये जीत हासिल होगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। ये हमारे हिमाचल के लिए, हर व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा विकास की दृष्टि से, चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो आपकी देन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है। 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में मिले, आपकी देन है। नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे और आगे बढ़कर के आज हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में ट्रेन चलने लगी, ट्रेन हिमाचल के अंदर आने लगी, ट्रेन की पटरी अंदर बढ़ने लगी। आज हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क की बात कर रहे हैं हम, मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बात करें, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। और जो कांग्रेस के नेता आज रोते रोते 15 महीने का वक्त निकाल दिया मुख्यमंत्री ने, पहले कहते थे कि जयराम ने लोन ले रखा, अरे हमने तो 19,500 करोड़ रुपए 5 साल में लिया, आपने तो 1 साल में 18,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में ऋण में ले लिया। फिर कहा त्रासदी आई हिमाचल प्रदेश में। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 400 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, लेकिन उस त्रासदी में पूरा देश खड़ा हुआ हिमाचल के साथ।
उस त्रासदी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो मदद हिमाचल को मिल सकती थी वो मदद पहुंचाने की कोशिश की। व्यक्तिगत रूप से नड्डा जी शिमला जाकर के उस त्रासदी को देखने के लिए गए, सिरमौर में जाकर के प्रभावित परिवारों को मिलकर के आए, कुल्लू में जाकर के, मंडी में जाकर के उन लोगों से मिलकर के आए और कहते हैं कि कुछ नहीं किया। 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र ने दिया है वही पैसा ये बांट रहे हैं। प्रदेश सरकार का एक पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ और पैसा भी भाई और बहनों किन लोगों को दिया जा रहा है? उन लोगों को बांटा जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गरीब आदमी का घर चला गया, पैसा नहीं मिला। गरीब आदमी का घर रहने के लायक नहीं रहा, फिर पैसा नहीं मिला। गरीब आदमी की पशुशाला चले गया, बाग चला गया, बगीचा चला गया, पशु चले गए, कुछ नहीं मिला। उसमें भी बंदर बांट हो रही है, अपने लोगों को देने की बातें हो रही है। इन सारी चीजों को लेकर के भाई और बहनों हमको लोगों के बीच में जाकर के बात करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक ही बात है, ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत नरेंद्र मोदी है तो हम सब की जरूरत भी नरेंद्र भाई मोदी जी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आओ तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को हम सब लोग अपना समर्थन दें, सहयोग दें और समर्थन के रूप में कंगना रनावत जी को मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत के साथ आप जिता करके भेजेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी का एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश आने पर, मंडी आने पर विशेष तौर से अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयराम ठाकुर जी। मैं निवेदन करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से, आप मंच पर आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर भारत के प्रभारी सम्मानीय सौदान सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी, यहाँ के लोकप्रिय और आप सबके बहुत ही प्रिय हमारी प्रत्याशी बहन कंगना रनावत जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, हमारे श्रीकांत शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के साथी सिकंदर कुमार जी, अजय टामटा जी, गोविंद ठाकुर जी, आप सबके बहुत ही प्रिय और यहाँ के लोकप्रिय विधायक प्रिय विनोद कुमार जी, हमारे बिहारी लाल शर्मा जी, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मंडी के सभी वरिष्ठ विधायकगण और यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मंडी में इस चुनावी जनसभा में बहन कंगना जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं बैठा बैठा देख रहा था जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो उमंग, जो खुशी और जो तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज वह मुझे बता रही थी
और आश्वस्त कर रही थी कि आपने मंडी से कंगना जी को चुनाव जिताकर दिल्ली भेजने का मन बना लिया है, यह बात स्पष्ट दिखती है। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ कंगना जी को सांसद बनाने का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ मंडी लोकसभा जीतने का नहीं है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं। मैं सिर्फ दो बातों को पर जोर देना चाहता हूं। एक, कि 10 साल पहले भारत की राजनीति में उदासीनता थी। 10 साल पहले भारत की राजनीति में साधारण मानव, साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति यह मान चुका था कि कुछ नहीं बदलने वाला है। यह मान चुका था कि हम पीछे रहने वाले लोग हैं। यह मान चुका था कि हमें पीछे ही रहना हमारी किस्मत में लिखा है, कुछ नहीं बदलेगा। यह साधारण मनुष्य की 10 साल पहले की राजनीतिक सोच हुआ करती थी। लेकिन 10 साल के अथक प्रयास के बाद, मोदी जी की कड़ी मेहनत के कारण, उनकी दूरदृष्टि के कारण, उनके देश के प्रति समर्पण के कारण, उनके नेतृत्व क्षमता के कारण आज साधारण मनुष्य ये बोलने लगा है कि भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहेगा। इस संकल्प के साथ चल पड़ा। ये आज बदलती तस्वीर हमको देखने को मिलती है। दूसरी, हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस के जमाने में फूट डालो राज करो, धर्म के नाम पर राजनीति करो, जाति के नाम पर राजनीति करो, इलाके के नाम पर राजनीति करो, पहाड़ और मैदान के फर्क को करके राजनीति करो, जाति को जाति से लड़ाई करके राजनीति करो, और वोट बैंक की राजनीति तुष्टीकरण करो। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति करो। धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ। और अब तो सैम पित्रोदा ने तो भारत देश के लोगों को चमड़ी के आधार पर भी विभाजित करने की योजना बना ली। ऐसे में मोदी जी ने एक ही नारे से राजनीति की संस्कृति बदल डाली, परिभाषा बदल डाली, चाल चलन बदल डाला, तौर तरीका बदल डाला। और वो था विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब बराबर। और मंत्र क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज मुझे खुशी है, यहां चर्चा हो रही थी, आज बदलता भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर से 3रे नंबर की ओर बढ़ रहा है, ब्रिटेन को पिछाड़ चुका है। हम दवाइयों में दुनिया में सबसे बड़ी डिस्पेंसरी बन गए हैं, दवाई मैन्युफैक्चरिंग में, पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए हैं, स्टील में हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। आज भारत पिछलग्गू भारत नहीं है, आज भारत आगे दौड़ने वाला भारत मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। यह हमको समझना है। कोरोना के आपदा में दुनिया नेतृत्व नहीं दे पाई, अमेरिका फैसला नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, रशिया फैसला नहीं कर पाया, जापान फैसला नहीं कर पाया, चीन फैसला नहीं कर पाया। ये फैसला नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है कि अर्थ जरूरी है। और ऐसे में हमारे मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। और कड़ाई से लॉकडाउन लगाया,
2 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया और उसके बाद फिर कहा जान भी है और जहान भी है, यानी दुनिया को नेतृत्व दिया कोरोना के आपदा में। मैं एक बात जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं प्रदेश का भी और देश का भी। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवा को आने में 30 साल लगे। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 29 साल लगे। अपने देश में जापानी बुखार जापानीज इंसेफेलाइटिस की दवा को आने में 100 साल लगे, 100 साल। 1906 में आ गई थी दवाई, 2006 में भारत में आई, लेकिन पहला कोरोना का केस 2020 की जनवरी 27 को आया। मोदी जी ने 20 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को कोरोना से बचाने का काम किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 220 करोड़ डोज डबल डोज, 220 करोड़ डोज डबल डोज। 48 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवाई दी। हमने अपनी वैक्सीन 100 देशों तक पहुंचाई। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया, देने वाला भारत बन गया। ये हमारी जरूरत। अभी सुरक्षा की बात हुई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा की। हमारे फौजी भाई है मंडी से बड़ी संख्या में जाते हैं, कोई पुंछ में, कोई राजौरी में, कोई उरी में, इन सारे सेक्टरों में जाकर के, कोई अरुणाचल प्रदेश में देश की रक्षा करते हैं। मुझे याद है यूपीए के जमाने में गोली चलती थी और हम लोगों को कहा जाता था कि तुम रिपोर्ट करो। हमारा फौजी पुंछ से रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली को, जवाब नहीं आता था, हफ्ते बीत जाते थे। ये मोदी जी की सरकार है जिसमें ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, कहीं से भी गोली चले, जब तक गोली चलाने वाले को शांत न कर दो तब तक वापस नहीं आना। इस तरीके का आज बना है। अभी चर्चा हो रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की, उरी की घटना घटी। कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम घर में घुसकर जवाब देंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुसकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। पुलवामा की घटना घटी, कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये शब्द नहीं कहे जो उन्होंने कहे। मोदी जी ने क्या कहा? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके उनके सारे कैंप ध्वस्त कर दिए और पाकिस्तान देखता रह गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। क्या देश बना दिया था? बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। हम राफेल जहाज का बेड़ा नहीं खरीद पाए। हमारे पास एम्यूनिशन की कमी होती चली गई, हमने खरीद कर नहीं की। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत आज डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। अब हम ले नहीं रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो या विकास का विषय हो या देश की आर्थिक नीति का सवाल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। आज 56,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिक चुकी है। और अभी अभी जयराम जी कह रहे थे कि मंडी तक रेल आएगी। मंडी तक रेल नहीं आएगी, मंडी तक रेल भी आएगी और प्लेन भी आएगा, हवाई जहाज भी आएगा। यह भी आपने याद रखना। लेकिन याद रखना मित्रों, गांव गांव जाके बता दो, 1 तारीख को सही समय पर सही फैसला, सही उंगली कमल के निशान पर दबनी चाहिए, तब आ जाकर के ये सारी बातें होंगी। विकास ऐसे नहीं होता, आपको तय करना पड़ता है।
छोटी बातों से निकल करके बड़ी बातों के बारे में सोचना पड़ता है, देश और इलाके के परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ता है। हिमाचल के लोगों ने प्रदेश की चुनाव में गलती की, आज शिवधाम वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आज आपने गलती की उस समय, उसका नतीजा यह है कि आज भारत सरकार आपकी मदद के लिए भी आता है, तब भी बीच में रोड़े का काम प्रदेश सरकार करती है, रोड़े का काम करती है, रोड़ा अटकाती है। मैं कौन कौन सी बातें आपके सामने रखूं, मैं आपको लेकिन बताना चाहता हूं, तारीख के साथ बताना चाहता हूं। आपदा आई थी और मेरे पत्रकार बंधु नोट कर ले, जब आपदा आई थी तो 10 जुलाई को 190 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मैं लेकर के आया था। जब आपदा आई थी तो 14 जुलाई को 180 करोड़ फिर से हम लेकर के आए थे। और जब आपदा आई थी तो 1 अगस्त को हम फिर से 400 करोड़ रुपए लेकर के हिमाचल को दिया था। और जब आपदा आई थी तो 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए दिए थे। और दिसंबर 12 तारीख को फिर से हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने 600 करोड़ आपदा राहत में दिए थे, 600 करोड़। कुल मिलाकर के 1782 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ग्रामीण सड़क के लिए 2700 किलोमीटर की ग्रामीण गांवों को सड़क बनाने के लिए भी पैसा दिया गया। लेकिन मैं यहां आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेसी भाइयों ने, ये वो सरकार है जो अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे। ये सरकार बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसियों को दे। ये नहीं विश्वास करते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये ऐसे हैं, इनको कुछ मिल जाए तो ये पंसारी बन जाते हैं। इनको केंद्र से राहत मिली तो उसमें भी न्यायपूर्वक ढंग से उसको कार्य को नहीं किया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ये बैकडोर की दृष्टि से ये बैक गियर की सरकार है जो आज चल रही है प्रदेश में। और जब मैं बैक गियर बोलता हूं तो आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार बंधु नोट कर लें, 900 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बंद हुए हैं, 900 जो डी नोटिफाई हुए, 620 गवर्नमेंट ऑफिसेस, 19 डिग्री कॉलेज, 286 स्कूल और आपका शिवधाम प्रोजेक्ट, ये सारे को रोकने का काम किया है। तो यह काम यहां की सरकार ने किया है। आज मुझे हंसी आ रही थी, हाई कोर्ट में कुछ फैसला होने वाला था। हमारे 3 विधायक रेजिग्नेशन देकर के, इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सरकार उनको इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है। ये कैसा राज हो गया? ये वैसा राज हो गया जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सी चर्चा मेरी पूर्व वक्ताओं ने की है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये इंडिया अलायंस है क्या? ये घमंडिया गठबंधन है क्या? हमारे विरोध में लड़ने वाले लोग हैं कौन? ये वो हैं सारी पार्टियां जो परिवारवाद से ग्रसित हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ लाल किले के प्राचीर से, और ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, बचाना है क्या भ्रष्टाचारियों को? जरा जोर से बोलो, बचाना है भ्रष्टाचारियों को? ये सारी परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल परिवार की पार्टी,
लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, बीना परिवार की पार्टी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी, उदयनिधि स्टालिन, स्टालिन करुणानिधि परिवार की पार्टी, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी। ये सभी लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने परिवार को बचाने वाली पार्टियां हैं, याद रखना। और दूसरी बात, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां, सब भ्रष्टाचारी पार्टी। बताओ, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा हां करके बताओ, किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लैपटॉप घोटाला किया है कि नहीं किया है? अनाज का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू ने जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के लोगों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के नेताओं ने वहां पर अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो भैया। आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग, और ये आपका वोट मांगने आ रहे हैं। पहले जाति के नाम पर वोट मांगा, अब धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी एक संविधान लेके घूमता है, ये संविधान, ये संविधान। अरे जरा अंदर पढ़ भी तो लो, पढ़ तो लो भाई। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। और सारे सनातनी मिलकर और सारे विद्वता से भरपूर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने कई दिनों तक डिस्कशन करने के बाद तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और ये राहुल गांधी दलितों के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर, हमारे ट्राइबल भाई आदिवासियों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। हमारे पिछड़ों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। बोलो, ये डाका डालने दोगे क्या? डाका डालने दोगे क्या? ये सब लोग धर्म के नाम पर आज आंध्र प्रदेश में 4 बार कोशिश की, कर्नाटक में धर्म के नाम पर आरक्षण करने की कोशिश की, और अब ये संविधान को बदलकर दलितों के अधिकार पर डाका डालना चाहते हैं। जाति को जाति से लड़ाना चाहते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाना चाहते हैं। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने देना चाहिए क्या? मित्रों, मैं एक बात इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। आप सब लोगों ने तो मन बना लिया है, लेकिन घर घर जाकर के बोलिए कि हमको कंगना जी को जिताना है,
और मैं कंगना जी के बारे में आपको बोलना चाहूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने कंगना जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये हिमाचल की बेटी, ये हमारी बहन, ये छोटी घटना नहीं है, जिन्होंने एक पहाड़ी छोटे से राज्य से निकलकर देश में और दुनिया में कला के जगत में अपने आप को स्थापित किया है। इस बात का हम सबको गौरव है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। यह गौरवान्वित करता है। हमारे पहाड़ी भाई जब कालका से आगे बढ़ते हैं ना, और जब स्वार घाट से नीचे उतरते हैं ना, तब हमारे पहाड़ी भाइयों को दुनिया समझ में आती है कि दुनिया कितनी कठोर हो जाती है, कैसी हो जाती है, क्या कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी कठिनाई से जीना पड़ता है। हम सब देवलोक में रहने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनको देवभूमि में रहने का सौभाग्य मिला है। जब हम उन प्रांतों को देखते हैं जहां कंपटीशन होता है, और उसमें जाकर के देश में, दुनिया में, कला के जगत में अपने आप को हिमाचल की बेटी ने स्थापित किया है, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और इसको हमको ध्यान से रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सांसद आपके आशीर्वाद से बनेंगी। आपका आशीर्वाद मिलेगा, मंडी की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि कंगना जी सांसद के नाते देश में, संसद में मंडी का नाम हमेशा रोशन करती रहेंगी और आगे बढ़ाएंगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप घर घर जाएं, गांव गांव जाएं, सबको बताएं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करके अच्छी चर्चा को गलत दिशा में ले जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मंडी जिला में भी अगर विकास का कोई पत्थर रखा गया है तो वो तब रखा गया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हिमाचल में भी कोई पत्थर रखा गया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कोई काम नहीं गिना सकती है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे लोगों को आराम देने की जरूरत है और हमें काम देने की जरूरत है। कंगना जी को जिताइए, चारों लोकसभा लाइए, और इसके साथ साथ 6 विधानसभा भी जीत हासिल करिए। आगे हमारा निशाना कुछ और भी है, उसको भी हमको आगे पूरा करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरा करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।